चलिए, भारतीय इतिहास का जो आधुनिक इतिहास में हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना हम लोग देखेंगे सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूला, जिसमें सी राजगोपालाचारी प्रपोज्ड बाय सी राजगोपालाचारी टू ब्रेक डेडलॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ओवर द इशू ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब धीरे धीरे माहौल यह बन रहा था कि एक और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, वहीं दूसरी ओर यह पता चल गया था भारत के लोगों को कि अब समय आ गया है जब अंग्रेज भारत को साल डेढ़ साल के अंदर आजादी दे देंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी यह था कि भारत एक मत हो इस बात के लिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले लोग, मुस्लिम लीग भारत के साथ रहेगा या भारत के साथ अलग होगा। यदि पावर ऑफ ट्रांसफर ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करती है और पावर ऑफ ट्रांसफर करती है, तो वो पावर ऑफ ट्रांसफर मुस्लिम लीग को दिया जाए, कांग्रेस को दिया जाए, किसको दिया जाए। तो ये सब चीजों की तैयारी भारत के लोगों को करनी थी। आजादी तो अंग्रेजों को देना था, लेकिन अंग्रेजों के सामने यह साबित करना कि हम एक हैं, हमें आप आजादी दे दीजिए और फलाना व्यक्ति ऑथोराइज्ड है पावर ऑफ ट्रांसफर के लिए, यह शो करना हमें जरूरी था। इधर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दूरियां बन गई थी। इसलिए यह जरूरी था कि आजादी मिलने से पहले भारत में सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत की हों। इसलिए सी राजगोपालाचारी, जो कि कांग्रेस में काम करते थे, उन्होंने अपने इंडिविजुअल तरीके से यह प्रयास किया। कांग्रेस की पार्टी की ओर से नहीं किया था, अपने खुद के तौर पर उन्होंने एक प्रयास किया जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, जिसमें कांग्रेस के लिए भी कुछ कंडीशन थी और मुस्लिम लीग के लिए भी कुछ कंडीशन थी। और सी राजगोपालाचारी ने यह पॉइंट्स मुस्लिम लीग को भी समझाया और कांग्रेस को भी समझाया कि अगर आप इन दोनों में एग्री हो जाते हैं तो आपके बीच का जो डेडलॉक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, वो समाप्त हो जाएगा और हमारे विचार एक जैसे हो जाएंगे और फिर भारत में जो स्वतंत्रता की मांग है वो भी तेज हो जाएगी और अंग्रेजों के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि पहले आप ये तय कर लो कि आजादी किसको मिलनी चाहिए, पावर ऑफ ट्रांसफर किसको किया जाए। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डेडलॉक था, गतिरोध था, उसको दूर करने के लिए अपना कुछ पॉइंट्स दिया। उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट, मुस्लिम लीग विल इंडोर्स आईएनसी's डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग को यह काम करना पड़ेगा कि अपने जो भी गतिरोध है पहले उसको भूलो और कांग्रेस जो आजादी की मांग कर रही है, पहले तुम भी कांग्रेस के साथ अपने सुर मिला करके भारत की आजादी की मांग करो, पाकिस्तान का मुद्दा बाद में देखा जाएगा। दूसरा, मुस्लिम लीग विल कोऑपरेट इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फॉर्म प्रोविजनल और इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। यदि ब्रिटिश सरकार भारत को आजादी देने के लिए तैयार हो जाती है तो आजादी देने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले जो एक अंतरिम सरकार भारत को चलाने के लिए बनाई जाएगी जिसमें भारतीय लोग होंगे, उस अंतरिम सरकार को बनाने में मुस्लिम लीग कांग्रेस की मदद करेगी। अर्थात जब सरकार बनेगी तो उसमें कुछ मंत्री मुस्लिम लीग के भी होंगे, कुछ कांग्रेस के भी होंगे और जब तक एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो जाता तब तक सरकार इस इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी। तो मुस्लिम लीग उसका बायकॉट, उसका बहिष्कार नहीं करेगी, उसमें कांग्रेस का समर्थन करेगी। तीसरी बात, आफ्टर एंड ऑफ वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध पूर्ण रूप में खत्म हो जाएगा, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, भारत में जहां जहां जिन जिन प्रांतों में मुस्लिम की मेजॉरिटी है वहां पर, जो कहां पर थे, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, जैसे बंगाल है, फिर इधर आपका पंजाब वाला एरिया हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान वाला एरिया, तो यहां पर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा। सारी जनता, वहां जितनी जनता है, मुस्लिम प्लस नॉन मुस्लिम, हालांकि मेजॉरिटी में मुस्लिम है लेकिन फिर भी 20, 25, 30% जो और लोग होंगे उनको और मुसलमान सबको मिला करके वहां की जो टोटल जनसंख्या है वहां पर एक प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा और यह जानने की कोशिश किया जाएगा कि इनमें से कितने लोग जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं
कितने लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए एक अलग से देश चाहते हैं या नहीं चाहते, इसका प्लेबिसाइट कराया जाएगा। ठीक है, यह बात सीआर फॉर्मूला में कहा गया था। चौथी बात, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, यदि प्लेबिसाइट होता है और प्लेबिसाइट में लोग ये स्वीकृति दे देते हैं कि नहीं भाई हमको तो एक अलग से देश चाहिए, पाकिस्तान हमको चाहिए और देश का विभाजन हो जाना चाहिए, यदि ऐसा जनमत संग्रह होता है तो एग्रीमेंट टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफगार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर के जो सेफगार्डिंग है, अर्थात वहां पर जो माइनॉरिटी हिंदू रह गए और इंडिया में जो माइनॉरिटी मुस्लिम रह गई, उनके सेफगार्ड के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों समझौता करेंगे। डिफेंस, अब जब बंटवारा होगा तो डिफेंस का बंटवारा, कॉमर्स का बंटवारा, कम्युनिकेशन का बंटवारा, ये तमाम चीजों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा, इसके लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस बैठ करके अपने एग्रीमेंट बनाएंगे, अपना कुछ नियम शर्तें बनाएंगे। Above terms will be operative after full transfer of power by UK to United India, और ये चारों पॉइंट ऊपर के तभी इंप्लीमेंट किए जाएंगे जब ब्रिटिश सरकार यूनाइटेड इंडिया को पावर सौंप देगी और ये तय हो जाएगा कि अब अंग्रेज भारत छोड़ करके जाने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सीआर फॉर्मूला में दिया गया था, जिसको सी राजगोपालाचारी ने अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पास लाने के लिए, उनके बीच का गतिरोध को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन इस सुझाव का रिजल्ट यह हुआ कि इसको ना तो कांग्रेस ने माना, हालांकि कांग्रेस में गांधी जी और कुछ लोग इसको मानते थे, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो कांग्रेस में जो बड़े नेता थे वो तो इससे सहमत थे, कुछ छोटे मोटे नेता इससे सहमत नहीं थे, और मुस्लिम लीग में कोई भी इस समझौते से सहमत नहीं था। मुस्लिम लीग को दिक्कत क्या थी? मुस्लिम लीग ये चाहता था कि जो आपने तीसरा पॉइंट लिखा है, इसमें जिन इलाकों पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां की टोटल जनसंख्या द्वारा प्लेबिसाइट नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल मुसलमानों के द्वारा प्लेबिसाइट होना चाहिए। इस पॉइंट में मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी और अल्टीमेटली कांग्रेस भी इस बात को नहीं मानी, मुस्लिम लीग भी इसको नहीं मानी। ठीक है, हालांकि गांधी और कुछ कांग्रेस लीडर ने इसको एक्सेप्ट किया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था। अल्टीमेटली जो सीआर फार्मूला दिया गया था वो फेल हो गया। ठीक है, वीर सावरकर जो हिंदू महासभा के थे उन्होंने भी अपोज किया। हाउएवर इट बिकेम अ बैकग्राउंड फॉर गांधी जिन्ना टॉक ऑन सितंबर 1944। इसके बाद जब ये वार्ता असफल रही एक प्रकार से, तो गांधी ने एक प्रयास किया और उन्होंने सीआर फार्मूला को ही अपना बेस बनाया और सोचा कि चलो एक बार जिन्ना से मिलते हैं। और सितंबर 1944 में गांधी और जिन्ना की मीटिंग होती है, जिसमें गांधी जी इन्हीं पॉइंट्स और उसमें कुछ एक आध पॉइंट और अपने तरफ से जोड़ करके जिन्ना के सामने प्रपोजल रखते हैं, लेकिन जिन्ना फिर से एक बार इन सारी चीजों को मना कर देते हैं और फिर गांधी जिन्ना की वार्ता भी असफल हो जाती है। अर्थात भारत को आजादी दिलाने के पहले पहले तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस में अभी तक कोई सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि ये आजादी के लिए पहली शर्त थी। अब आगे देखते हैं सीआर, जो सी राजगोपालाचारी, उनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। 1878 में इनका जन्म मद्रास में हुआ और 1972 में ही मद्रास में तमिलनाडु के सलेम में इनकी मृत्यु हुई। ये कौन थे? इंडियन स्टेट्समैन, भारतीय राजनेता। पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में अंतर यह है, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिज्ञ और स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता। गलत कर दिया, पॉलिटिशियन मतलब राजनेता और स्टेट्समैन यानी राजनीतिज्ञ। अब इन दोनों में अंतर क्या है? टेक्निकल अंतर यह है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में इन्वॉल्व है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व है, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, उसको पॉलिटिशियन कहते हैं। लेकिन यदि कोई किसी पार्टी का है और फिर वो चुनाव जीतता है और सरकार में किसी पद पर होता है, तो वो पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन कहलाता है। यानी जब तक किसी पॉलिटिकल पर्सन के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, कोई मंत्रालय नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार में नहीं होती, तब तक वो स्टेट्समैन नहीं कहलाता। ठीक है, राजनेता तो है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। राजनीतिज्ञ मतलब राजनीति को प्रैक्टिकली जानने वाला। तो प्रैक्टिकली आप राजनीति को तभी जानेंगे जब किसी महत्वपूर्ण पद पे होंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियन तो थे, तो सारे जो स्टेट्समैन हैं वो पॉलिटिशियन तो होते ही होते हैं, लेकिन सारे पॉलिटिशियन स्टेट्समैन नहीं होते।
थे और स्टेट्समैन भी थे, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला, राइटर थे, वकील थे, पेशे से लॉयर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और भारत की आजादी के कार्यकर्ता थे। मद्रास से आते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से, ठीक है। 8th प्रीमियर एंड फर्स्ट सीएम ऑफ मद्रास, मद्रास के ये 8वें प्रधानमंत्री थे। उस समय वहां पर जो जब तक भारत में अंग्रेज थे तो प्रांतों के जो मुखिया होते थे उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रीमियर कहा जाता था, ठीक है। तो ये 8वें प्रीमियर थे मद्रास के। लेकिन जब भारत आजाद हो चुका था तो मद्रास के ये पहले सीएम भी चीफ मिनिस्टर, फिर हम उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते थे, चीफ मिनिस्टर बोलते थे, तो मद्रास के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने, फिर पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर भी बने स्वतंत्र भारत में, ठीक है। ओवरऑल लास्ट एंड फर्स्ट इंडिया बोर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये वायसराय ऑफ इंडिया, ओवरऑल अंतिम वायसराय थे भारत के। और यदि इंडिया बोर्न की बात करें, जो भारत में पैदा हुआ पहला व्यक्ति जो भारत का वायसराय बना, वो भी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। पार्टिसिपेटेड इन रॉलेट एजिटेशन, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो विद्रोह भारत में चल रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया, सीडीएम सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस उसमें भी उन्होंने भाग लिया। उसमें उन्होंने वेदारण्यम सत्याग्रह चलाया था, वीएस मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। जब गांधी ने दांडी में सॉल्ट कानून तोड़ा था तो सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के मदुरई में भी नमक तोड़ा था, वहां पर जो आंदोलन चला था उसको कहा जाता था वेदारण्यम सत्याग्रह, तो ठीक है, वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक भाग था। बाइकोम सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने भाग नहीं लिया और क्विट इंडिया मूवमेंट का ये विरोध करते थे क्योंकि इनका मानना था भारत को पूर्ण आजादी ठीक नहीं है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस ही ठीक है। इस आधार पर क्विट इंडिया मूवमेंट का इन्होंने विरोध किया था। अपोज्ड न्यूक्लियर वेपन्स, आर्मामेंट एंड कंपल्सरी हिंदी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों का प्रयोग भारत में दुनिया में शुरू हो चुका था और जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और ये बड़े विध्वंसक होते थे, इसलिए सी राजगोपालाचारी परमाणु हथियारों, आर्मामेंट, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना जो मानवता के लिए घातक है उसका विरोध करते थे। और स्वतंत्र भारत जब हो गया तो स्कूल वगैरह में कंपलसरी हिंदी की जा रही थी, इसका भी उन्होंने विरोध किया था कि हिंदी भाई ठीक है, हिंदी बेल्ट में हिंदी होना चाहिए, साउथ इंडिया में उनकी जो मदर टंग है तो कंपलसरी किसी भाषा को नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, सप्लाई, एजुकेशन एंड फाइनेंस इन इंटरिम गवर्नमेंट। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले ही भारत के लोगों को सत्ता दे दिया था, ठीक है। उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार भारत में बनाई गई थी सितंबर 1946 में। उसमें भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था और सी राजगोपालाचारी उसमें उद्योग, आपूर्ति, शिक्षा एवं वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था, ठीक है। एंड होम मिनिस्टर इन नेहरू कैबिनेट आफ्टर पटेल्स डेथ ऑन 10 दिसंबर 1950। 10 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु हो गई जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद गृह मंत्रालय का विभाग भी सी राजगोपालाचारी को नेहरू द्वारा दे दिया गया। लेकिन नेहरू में और सी राजगोपालाचारी में भी नहीं पटी और अल्टीमेटली 10 महीने तक होम मिनिस्टर रहने के बाद सी राजगोपालाचारी ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। और सी राजगोपालाचारी की सोच भी काफी हद तक सरदार पटेल की समान थी और सरदार पटेल के समान ही सी राजगोपालाचारी ने नेहरू को चीन के बारे में सावधान किया, बार-बार सावधान किया कि चीन साम्राज्यवादी देश है, चीन एक एग्रेसिव देश है, उसके प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमेशा से नेहरू लापरवाह चीन के प्रति बने रहे और अल्टीमेटली जब सी राजगोपालाचारी जो कि गृह मंत्री थे और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी नेहरू के द्वारा, तो 10 महीने बाद उन्होंने 1951 में त्याग पत्र दे दिया होम मंत्री के पद से। और अल्टीमेटली फिर नेहरू के साथ डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि 1959 में उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया और अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। इसके अलावा नेहरू के साथ उनका एक मतभेद और था, बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। नेहरू बोलते थे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है हिंदू महासभा जिसमें वीर सावरकर लोग थे। और सीआर जो मतलब सीआर का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हिसाब से हिंदू महासभा नहीं बल्कि कम्युनिस्ट लोग जो हैं चाइना, रसिया और भारत में जो कम्युनिस्ट लोग बढ़ रहे थे,
ये भारत के लिए असली खतरा है, हिंदू महासभा से खतरा नहीं है। इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस था नेहरू और सी राजगोपालाचारी की सोच में। अल्टीमेटली सीआर माने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रिजाइन फ्रॉम होम मिनिस्टर इन 1951 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1959। ठीक है, 1959 में जब इन्होंने पार्टी छोड़ दी कांग्रेस, तो 1959 में इन्होंने मीनू मसानी नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर के एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी, जो कि 1974 तक काम करेगी। फिर 1974 में किसी पार्टी में मिल जाती है, हम बाद में देखेंगे। और इसका काम था कि चुनाव में भाग लेना, और इसने कांग्रेस के खिलाफ खास करके तमिलनाडु में चुनावों में हिस्सा लिया। और लगभग 1978 के आसपास का जो चुनाव हुआ था मद्रास में, उसमें कांग्रेस को लंबे समय के बाद हार मिली थी और स्वतंत्र पार्टी और एडीएम की पार्टी ने मिलकर के वहां पर सरकार बनाया था। गांधी कॉल्ड हिम कीपर ऑफ माय कॉन्साइंस। गांधी जी ने राजगोपालाचारी को अपनी अंतरात्मा का रक्षक कहा था। ठीक है, बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे इनके। निकनेम्स, इनके कई निकनेम थे। इनमें से एक तो शॉर्ट में इनको बोल दिया था सीआर, सीआर नहीं सीआर। ठीक है, सीआर दास एक अलग है बंगाल की, इनको सीआर बोला जाता था केवल। फिर दूसरा इनका बहुत फेमस नाम था राजा जी, और तीसरा था मैंगो ऑफ सलेम। सलेम तमिलनाडु में है, वहां का मैंगो बहुत फेमस है, तो सलेम से दो लोग फेमस, एक सलेम का मैंगो, दूसरा राजगोपालाचारी, इसलिए इनको मेटाफोरिकली मैंगो ऑफ सलेम कहा जाता था। फाउंडेड सलेम लाइब्रेरी सोसाइटी, इनको पढ़ने लिखने और का बड़ा शिक्षा साहित्य के प्रति बड़ा रुझान था, तो इन्होंने सलेम में एक लाइब्रेरी खोली थी जिसका नाम रखा था सलेम लाइब्रेरी सोसाइटी। ड्यूरिंग हिज सीएमशिप, जब ये मद्रास के सीएम थे, तो अपने सीएम रहते हुए इन्हीं के दौरान आंध्र प्रदेश में 1952 में अलग आंध्र प्रदेश की मांग उठी भाषा के आधार पर। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, ऐसी मांग उठी, जिसमें सबसे पहले ये मांग आंध्र प्रदेश में उठी। और इस मांग को उठाने वाले थे पोटी श्री रामल्लू। बाद में इनकी बात नहीं मानी गई थी, तो उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी तेल या पेट्रोल छिड़क करके आग लगा लिया था। और अल्टीमेटली 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाना पड़ा था, मद्रास से कट करके। ठीक है, अब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जब भारत में संविधान बनने का काम चल रहा था, तो भी ये उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, और इन्होंने अपने अनुभवों से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के संविधान में प्रकाश डाला है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई है, और 1954 में पहला पुरस्कार दिया गया, जिसमें 3 या 4 लोगों को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिनमें सी राजगोपालाचारी भी शामिल थे, और सबसे पहले ये पुरस्कार उन्हीं को दिया गया था। अब अगला महत्वपूर्ण एक और प्रयास किया जाएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस को पास लाने का, और उसके लिए देसाई लियाकत पैक्ट जनवरी 1945 में। यह देसाई लियाकत पैक्ट क्या है? कांग्रेस की ओर से भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खान, ये दोनों बहुत अच्छे और बहुत गहरे दोस्त थे, और इनको यह बात मालूम था कि अंग्रेज भारत को तब तक आजादी नहीं देंगे जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच जाते। और निर्णय क्या था कि मुस्लिम भारत के साथ रहेंगे या अपना एक अलग देश पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिम लीग तो यही बात मान के चल रही थी कि हमको अलग देश चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं हो रहा था, तो बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालना था। उसी बीच का रास्ता निकालने के लिए देसाई और लियाकत ने अपने अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर यह प्रयास किया। भूला भाई देसाई ऐसा कर रहे हैं, ना कांग्रेस को मालूम था और ना लियाकत ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मुस्लिम लीग को मालूम था। दोनों अपने लेवल पर पहले दोनों ने मिलकर एक समझौता किया, और समझौता करने के बाद जब वो पेपर में छपा कि ऐसा ऐसा समझौता इन दोनों के बीच में हुआ है, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पता चला। और जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को पता चला, तो दोनों का ईगो हर्ट हो गया कि बिना हम लोगों से पूछे तुम लोगों ने ऐसा कर लिया, तुम लोग कौन से बड़े नेता हो। ठीक है, ईगो हर्ट हुआ, दोनों ने बोला हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं देसाई लियाकत पैक्ट जनवरी 1945 में। अ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खान टू ब्रेक द डेडलॉक बे आउट 1945 टू 1945 1942 से 1945 तक जो डेडलॉक चला आ रहा था,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको तोड़ने के लिए पैक्ट किया गया। इस पैक्ट में यह माना गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को मिलकर के इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनाना चाहिए, और उस अंतरिम सरकार का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा। पॉइंट नंबर 1, इक्वल नंबर ऑफ पर्संस नॉमिनेटेड बाय मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो जो अंतरिम सरकार बनेगी, ठीक है, उस अंतरिम सरकार में इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, यहां इसको सुधार लेंगे, एग्जीक्यूटिव, यानी जो इंतरिम गवर्नमेंट बनेगा तो उसमें जितने भी मंत्री होंगे उसमें आधे मंत्री मुस्लिम लीग के होंगे और आधे मंत्री कांग्रेस के होंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट था, लेकिन इस पे अभी दोनों एग्री कर गए। बहुत बड़ा इसलिए था क्योंकि मुस्लिम लीग उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी जितनी कांग्रेस थी, और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के रिप्रेजेंटेटिव थे, मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों का था। इसके बावजूद ये मान लेना कि मुस्लिम लीग को आधे नंबर में मंत्री देंगे बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। मतलब इसको मुस्लिम लीग को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और कांग्रेस को भी, तो शायद बात आगे बढ़ती। खैर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, 20% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो काउंसिल बनेगा, इंटरिम गवर्नमेंट में जो मंत्री लोग होंगे उसमें 20% सीट माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए। और तीसरी बात, द गवर्नमेंट वुड फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये जो अंतरिम सरकार बनेगी वो किस नियम कानून से काम करेगी? 1935 में जो एक्ट आया था उसमें जो नियम कानून बताया गया उसी के हिसाब से काम करेगी। ये 3 पॉइंट में लियाकत और देसाई एग्री कर गए, लेकिन बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, और फिर से एक बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पास लाने का, उनके बीच के डेडलॉक को दूर करने का जो मौका था वो फिर गवा दिया गया, ठीक है। अब अगला प्रयास शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में होता है, जिसको इस बार किसी कांग्रेस या मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं बल्कि खुद भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा एक कोशिश की जाती है कि भारत को आजादी देने के पहले सभी पार्टियों के मन में क्या है उस बात को जाना जाए और सभी पार्टियों को एक मत किया जाए, एक ऐसा प्रस्ताव रखा जाए जिसपे सभी पार्टी एग्री हो जाए, क्योंकि जब सभी पार्टी एग्री होंगे तभी आजाद किया जाएगा भारत को। नहीं पता चला कि भारत को आजाद तो कर दी, बाद में मुस्लिम लीग बोला कि हमसे तो सलाह ही नहीं लिए थे, कांग्रेस बोली हमसे नहीं लिए थे, हिंदू महासभा हमसे, स्वतंत्र पार्टी हमसे, समाजवादी पार्टी, तो इसलिए सबसे बात करना जरूरी था। तो लॉर्ड बेवेल ने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाया था जून 1945 में। शिमला में वायसराय रहते थे, 2 राजधानियां थी भारत की, ठीक है, एक जो समर कैपिटल था वो था शिमला, और जो विंटर कैपिटल था वो था दिल्ली। तो द वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज एंडेड ऑन मई 1945। टेक्निकली जापान को छोड़ करके सभी जो एक्सियल पावर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था या हार गए थे, और मई 1945 तक दूसरी विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। हाउएवर जापान नॉट येट सरेंडर, लेकिन जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था, जापान अभी भी लड़ रहा था। और जब अगस्त में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में बम फूटेगा उसके बाद जापान सरेंडर करता है, अभी तक नहीं किया है, ठीक है। हेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस द कंजर्वेटिव पार्टी, द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, तो वहां की सरकार ये चाहती थी, क्योंकि वहां पर 1945 में चुनाव होने वाले थे मिड 1950 में, जुलाई अगस्त के आसपास, इसलिए ये सरकार चाहती थी कि हमारे रहते रहते भारत का कुछ फैसला हो जाए। इसलिए वहां की जो कंजर्वेटिव सरकार है उन्होंने वायसराय ऑफ इंडिया जो कि लॉर्ड बेवेल थे उनको कहा कि भाई जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालो, भारतीय लोगों के साथ बातचीत करो। इसी स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए लॉर्ड बेवेल ने शिमला में सभी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उस समय की जितनी महत्वपूर्ण पार्टियां थी सबको बुलाया गया था, ठीक है। अब ये सब करने के पीछे 2-3 कारण थे। पहला कारण तो ये था द फियर ऑफ जापान वाज स्टिल देयर इन इंडिया, जापान का खतरा अभी भी भारत में था, और अंग्रेज चाहते थे कि जल्द से जल्द भारत के साथ हमारा कोई समझौता हो जाए और भारत अभी भी जो 5% विश्व युद्ध बचा है उसमें हमारा समर्थन कर दे। दूसरा, द एलाइड फोर्सेस लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर वर प्रेशराइजिंग ब्रिटेन टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन विद इंडिया। दूसरी तरफ से अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे जो एलाइड पावर थे ब्रिटेन के साथ, जिन्होंने मिलकर के द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था, वो ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन इंडिया के कंटेक्स्ट में निकाला जाना जरूरी है। तीसरी बात, there was election in Britain in mid 1945 and the existing government not wanted to left this issue। 1945 में चुनाव था और इनको नहीं लगता था कि हम जीतेंगे, ये चाहते थे जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाए, हमारे रहते हो जाए, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, ठीक है। All the Congress leaders were released from prison।
अब सभी तो बड़े महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो नेता थे वो तो जेल में थे क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने के कारण, तो उनके बिना कॉन्फ्रेंस कैसे होगा? इसलिए लॉर्ड वेवेल ने सबसे पहले सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जेल से रिहा करवाया जून 1945 में। 12 जून 1945 को रिहा कर दिया गया और 25 जून 1945 को शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सभी पार्टी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें लॉर्ड वेवेल ने अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे कि ये पॉइंट्स है, इसमें अगर आप लोग एग्री कर जाते हैं या कुछ आप लोगों के सुझाव हैं तो अल्टीमेटली हम एक एग्रीमेंट में आते हैं और बस फिर बाद में हम आगे आपको आजादी के लिए देखेंगे क्या किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये था, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री रेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया विल बी इंडियंस। वायसराय ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर होते थे, 12 मेंबर होते थे, उनमें से उन्होंने कहा एक तो खुद वायसराय और दूसरा सेना का जो प्रमुख व्यक्ति है, उन दोनों को छोड़कर बाकी 10 मेंबर्स भारतीय होंगे। यानी एक प्रकार से वायसराय ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भारतीयकरण कर दिया गया, इंडियनाइजेशन कर दिया गया, उसमें 10 लोगों को भारतीय लोगों को लेने की बात कही गई। पहला पॉइंट ये कहा गया। दूसरी बात, हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। अब जो 10 लोग भारतीय लोगों को लिए जाने थे उनमें 5 हिंदू होंगे और 5 मुसलमान होंगे, ठीक है? और हिंदू और मुसलमान को चुनने का अधिकार उनकी अपनी पार्टीज को होगा। अब बात यहीं पर बिगड़ जाती है, आगे हम देखते हैं कैसे, तो यहीं समझ लेते हैं। अब कांग्रेस का यह कहना था कि भाई हम तो कोई हिंदू पार्टी है नहीं, मुस्लिम लीग तो कहती थी हम मुस्लिम पार्टी है, तो अगर 5 मुस्लिम लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजना है तो उसको चुनने का अधिकार मुस्लिम लीग ने कहा हमारे पास है क्योंकि मुस्लिम पार्टी है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम तो मुस्लिम पार्टी नहीं है, हम हिंदू पार्टी भी नहीं है, हम सिख पार्टी भी नहीं है, तो हिंदू को कौन चुनेगा? तो हिंदू को फिर हिंदू महासभा चुनेगी। लेकिन हिंदू महासभा को अगर ये मौका मिल जाए और अगर मुस्लिम लीग को ये मौका मिल जाए तो कांग्रेस की लॉलीपॉप खाएगी। इसलिए कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, ठीक है? और अगर कांग्रेस कहती कि ठीक है हम 5 हिंदू को चुनेंगे तो कांग्रेस पर यह आरोप लगता कि अच्छा तुम हिंदू पार्टी हो। मुसलमान को मुस्लिम लीग को यह बात स्वीकार करने में कि हम केवल मुसलमानों की पार्टी है कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को यह स्वीकार करने में कि केवल हम हिंदू की पार्टी है दिक्कत थी, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी जिसमें सभी धर्म जाति के लोग रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है? तो यहां पर मुद्दा आगे चल करके अटक जाएगा। तीसरी बात, The so constituted council will act as an interim government of India। इस प्रकार से जो काउंसिल बनेगा जिसमें कुल 12 मंत्री होंगे, एक वायसराय होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा जो अंग्रेज होगा और 5 हिंदू होंगे, 5 मुसलमान होंगे। इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल भारत को पूर्ण रूप से आजाद होने के पहले तक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। गवर्नर जनरल विल हैव वीटो ओवर एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो गवर्नर जनरल या वायसराय है उसको अपने मंत्री के द्वारा दिए गए सलाह पर वीटो करने का अधिकार होगा। इस बात पर भी आगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों असहमत हो जाते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आफ्टर वॉर विल बी वॉर वाज फाइनली बोर्न। एक संविधान सभा बनाया जाएगा लेकिन जब युद्ध पूर्ण रूप में समाप्त हो जाएगा। कंटिन्यूएंस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चला आ रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। ये 6 पॉइंट वेवेल ने रखे थे हमारे तमाम पार्टियों के बीच में। कांग्रेस को पॉइंट नंबर 2 पे दिक्कत थी और पॉइंट नंबर 4 पे दिक्कत थी। मुस्लिम लीग को कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है? कांग्रेस को इस बात की भी दिक्कत थी कि इसमें आपने कहीं पर भी इंडिपेंडेंस की बात नहीं की है। हिंदू महासभा को दिक्कत यह थी कि सारे मुसलमान को रिप्रेजेंट करने का अधिकार मुस्लिम लीग को मिल गया, तो सारी पार्टियों ने इसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन किया और आउटकम क्या हुआ? वेवेल प्लान फेल हो गया, इस पर कोई सहमत नहीं हुआ। फेल होने के पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, नो प्रॉमिस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें कहीं पर भी भारत को आजाद करने का कोई बात नहीं था और मुस्लिम लीग के लिए भी पाकिस्तान वाली बात नहीं थी। फिर भी मुस्लिम लीग मान रही थी इस बात को क्योंकि मुसलमानों को चुनने का अधिकार मुस्लिम लीग को मिल गया था। इससे एक बात जाहिर हो रही थी कि भारत के तमाम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम लीग है और ये मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, इसी मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था। दूसरा, हिंदू एंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी डिसाइडेड बाय पार्टीज। ये एक खतरनाक पॉइंट था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आधे हिंदू और आधे मुसलमान होंगे तो उन हिंदू मुसलमानों का जो डिसीजन है वो पार्टी लेगी, ठीक है? ये बात
ठीक नहीं थी। 1945 इलेक्शन इन ब्रिटेन, 1945 में इलेक्शन हुए ब्रिटेन में, जुलाई में हुए थे इलेक्शन, ठीक है, जुलाई 1945 में वहां पर इलेक्शन हुए। और जैसा कि कंजर्वेटिव पार्टी को पहले से भरोसा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, वही हुआ, वो नहीं जीत पाई और वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बन गई, जिसमें प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली, बहुत अच्छे व्यक्ति और बहुत लेबर पार्टी का रुझान वैसे ही भारत के प्रति था। तो भारत को आजादी मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि अच्छा हुआ कंजर्वेटिव पार्टी, विंसेंट चर्चिल जिसके नेता थे, भयानक कट्टर अंग्रेज, भारतीयों को चुन चुन के गाली देता था, इसी ने गांधी को कहा था अर्थनगर फकीर और तमाम गलत बात गांधी को कहा था, ठीक है, कि आधा नंगा आदमी, ये हमारे वायसराय के समान समकक्ष समानता के साथ बैठेगा, ये हमको मंजूर नहीं है, ऐसे खतरनाक आदमी था वो, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली आ गया, लेबर पार्टी आ गई और वो शुरू से भारत के प्रति अच्छा रुख रखती थी, इसलिए क्लीमेंट एटली सरकार आएगी और फिर वहीं से भारत की आजादी का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। चौथी बात, बेबल्स मिस्टेक टू गिव मुस्लिम लीग वीटो टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्लान। अब ये सारा प्लान जो बेबल ने रखा था, अगर बेबल ये कहता कि ये सबको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है, तो शायद इसको मान जाते, लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार दे दिया गया था कि आपके पास इस प्लान को मानने या नहीं मानने की आजादी है। तो मुस्लिम लीग में कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने इसको मान लिया था, लेकिन पाकिस्तान की बात चूंकि इसमें नहीं थी, इसलिए कुछ मुस्लिम लीग के नेता इसका विरोध भी कर रहे थे और अल्टीमेटली जब सबने मना किया तो मुस्लिम लीग ने भी कहा हमें भी मंजूर नहीं है, ठीक है। तो ये 4 कारणों से बेबल प्लान जो है वो असफल रहा। अब बेबल प्लान के बाद से लेकर भारत की आजादी तक कौन कौन सी और भी घटनाएं भारत में घटती हैं, उनको हम एक क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं और फिर इसी क्रोनोलॉजी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पोस्ट बेबल प्लान, बेबल प्लान के बाद क्या होता है, कम्युनल वायलेंस एंड डिमांड ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इंटेंसिफाइड। भारत में अब मुस्लिम लीग को भरोसा हो गया कि हमें तो ऐसे आजादी नहीं मिलने वाली, हमारे लिए अलग से पाकिस्तान नहीं बनेगा, अब सांप्रदायिक हिंसा भड़काना शुरू किया जाए, ठीक है। तो किराए पे गुंडे ले लेकर के उनको पैसा देकर के हिंदुओं को मारो, सिखों को मारो, ये तमाम गतिविधियां हिंसा के माध्यम से, जब हिंसा होगी परेशान हो जाएंगे तो कहेंगे ले लो यार पाकिस्तान, इस तरीके से उन्होंने, ठीक है, और पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने तेज कर दी। रिलीज ऑफ सोल्जर्स ऑफ INA डिमांडेड, इंडियन नेशनल आर्मी के रेड फोर्ट ट्रायल्स के बाद जो लोग गिरफ्तार में थे उनको आजाद करने की मांग हुई। उन्हीं के सपोर्ट में रॉयल इंडियन नेवी RIN के जो सेलर्स थे, उसमें जो काम करने वाले सैनिक थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तेभागा मूवमेंट, एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन, तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था, उसको भी देखेंगे। तेलंगाना के किसानों ने भी एक आंदोलन किया था, उसको देखेंगे। इलेक्शन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, क्लीमेंट एटली वाली जो लेबर पार्टी थी वो जीत गई और पैथिक लॉरेंस नामक व्यक्ति भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, ठीक है, उनका भी आगे एक रोल है, हम देखेंगे। लेबर गवर्नमेंट वांटेड ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल। अब जो लेबर गवर्नमेंट क्लीमेंट एटली की आई, वो इस मुद्दे को आगे नहीं टालना चाहती थी और अब वो अपना मन बना चुकी थी कि अब हमें किसी भी प्रकार से भारत के साथ कोई समझौता नहीं करना, हमें भारत को आजाद करना है। तो वो जल्द से जल्द पावर ऑफ ट्रांसफर जो है भारत के साथ करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने कैबिनेट मिशन नामक एक योजना बना करके कैबिनेट मिशन भारत में भेजा फरवरी 1946 में। इलेक्शन फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जुलाई अगस्त 1946, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भारत में चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में, और इस चुनाव में जिस पार्टी को जितनी सीट मिली उसी के अनुपात में आगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा बनाई जाएगी और उसी रेशियो में उस पार्टी के लोग संविधान सभा में अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सितंबर 1946 में फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन होता है भारत में दिसंबर 1946 में, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। एटली का स्टेटमेंट आता है फरवरी 1947 में, और स्टेटमेंट ये आता है कि 30 जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद कर दिया जाता है। और अंतिम पॉइंट है इंडियन माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947। माउंटबेटन तक 3 जून के पहले तक यह तय हो चुका था कि भारत को आजाद करेंगे, भारत का विभाजन होगा। तो आजाद कैसे करेंगे और विभाजन कैसे होगा, उसी प्लान को बनाने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे और उन्होंने जो प्लान बनाई थी उसको माउंटबेटन प्लान, या चूंकि वो 3 जून की तारीख थी इसलिए उसको 3 जून का प्लान भी कहते हैं, उसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट,
अल्टीमेटली माउंटबेटन प्लान के हिसाब से यह तय हो जाता है कि भारत को आजादी देनी है और ऐसे ऐसे पाकिस्तान बनाना है। उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटेन की संसद से 1947 को पारित किया जाता है और पार्टीशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया और जो एकल भारत है उसका विभाजन कर दिया जाता है और यहां पर आकर के हमारा आधुनिक भारत समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं इतने पर रुकने वाला नहीं हूं। मैं आपको 1964 तक का यानी नेहरू की मृत्यु तक का इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसको यहीं तक मानते हैं। अब कल से हम लोग इन पे ये जो एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट पे कोई 2 लाइन का, कोई 4 लाइन का, कोई थोड़ा लंबा, इनको समझते हैं। और मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 वीडियो में हमारा मॉडर्न इंडिया कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे नेहरू और नेहरू एरा। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है समझना कि जब भारत आजाद हुआ तो चैलेंजेस क्या क्या आए, नेहरू ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी बनाई, तमाम चीजें हम लोग डिटेल से देखेंगे। टिल देन थैंक यू।